एफआईआई की इंडियन शेयर बाजार में हुई वापसी और हमारा स्टॉक मार्केट दिखने लगा है हरा भरा। लेकिन इसके बावजूद एक क्वेश्चन है कि क्या यहां से एक बुल रन की उम्मीद लगाई जा सकती है? क्या यहां पे मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर अब एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है? और क्या हो सकता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में? और एफआईआई की वापसी क्या हमारे लिए एक ट्रैप तो नहीं है? सो ये सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 से, क्योंकि काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन यहां पे जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 है, अगर आप इसमें आंख बंद करके इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। वो रिस्क क्या है ये समझते हैं पहले। सबसे पहली चीज, अगर आप निफ्टी के एक साल के रिटर्न्स की बात करोगे तो ऑलमोस्ट ना के बराबर के रिटर्न्स है। इवन आज की डेट के अंदर तो आपको 15 से 20% के लॉसेस भी अपने पोर्टफोलियो में दिख रहे होंगे। अब जब ऐसी सिचुएशन आती है तो एक रिटेल इन्वेस्टर और इवन कोई भी इन्वेस्टर के पास सिर्फ एक क्वेश्चन आता है कि क्या मैं यहां पर बेच करके निकल जाऊं? क्योंकि हर इंसान 1-1.5 साल तक देखता है कि यार बाजार अच्छा था, अब बन रहा है पैसा, अब बाजार गिर रहा है तो पैसा नहीं बन रहा। तो मैं आपको इसको समझाता हूं बेसिकली इसको कैसे आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो अगर आप करंटली देखोगे तो जो हमारे वैल्यूएशंस है निफ्टी स्मॉल कैप 250 के, सिर्फ अभी से कुछ टाइम पहले तक, एग्जांपल के तौर पे जुलाई 2025 तक जो वैल्यूएशंस थे वो हमारे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थे। अगर आप आज की बात करोगे तो जो आज के वैल्यूएशंस हैं वो काफी ज्यादा गिर चुके हैं। आप देखो 2025 में यही पीई 33 के आसपास मिल रहा था और आज की डेट में यही पीई 26 के आसपास मिल रहा है। लेकिन अगर आप प्राइस करेक्शन देखोगे तो प्राइस करेक्शन इतना ड्रास्टिक नहीं हुआ है। तो बेसिकली हुआ क्या है, ये वैल्यूएशन क्यों टूटी है इसको समझो। जब भी हम चार्ट पे देखते हैं ना कि यार ऑल टाइम हाई से तो सिर्फ 13% गिरा है, ऐसा क्या हो गया? क्योंकि हम आधी चीजें समझते हैं, पूरी चीज समझ ही नहीं पाते और फिर इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर एग्जिट कर लेते हैं, हमें नुकसान हो जाता है। सबसे पहले समझो, बाजार में दो टाइप के करेक्शन होते हैं। मैं हर बार आपको ये चीज इसलिए बताता हूं क्योंकि बहुत कॉमन है, शायद नए लोगों को ना पता हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सबसे पहला करेक्शन होता है प्राइस करेक्शन, जिसमें हम गिरता हुआ बाजार देखते हैं, जहां पे जो हमारा बाजार है वो लोअर हाई और लोअर लो बनाता है। जैसे यहां पर देखो, यहां पर क्या हुआ, एक लोअर हाई फिर लोअर लो, लोअर हाई फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई फिर लोअर लो एंड देन लोअर हाई, ऐसे ऐसे करके चला जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं प्राइस करेक्शन, जहां पे एक रेजिस्टेंट होता है उसी को देख करके बाजार नीचे जाता है। इसी का उल्टा होता है अपर हाई और अपर लो, जैसे ये, इसको कहते हैं अप ट्रेंड और इसको कहते हैं डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये चीज आई होप क्लियर हो गई होगी। दूसरा करेक्शन होता है टाइम करेक्शन, जैसे कि अगर आप इस समय पे उठा करके देख रहे हो 2024 से, मैं मान लेता हूं 2024 सितंबर में मार्केट ने ऑल टाइम हाई मारा, उसके बाद मार्केट बिल्कुल भी नहीं चली। अब इसके पीछे मार्केट ने दो चीज करी। सबसे पहली चीज, मार्केट यहां से गिर गिर के एक बार नीचे आई, इस वाले जोन में देखो, ठीक है, यहां से यहां तक गिरी थी करीब 30% 25% के आसपास। उसके बाद मार्केट ने रिकवरी दिखाई और वापस से अभी जो बाजार है हमारा वो 17% के आसपास दोबारा गिर चुका है। ठीक है, इसको कहते हैं प्राइस करेक्शन। अब 2 साल हो चुके हैं जब लास्ट टाइम बाजार ने ऑल टाइम हाई मारा था 2024 सितंबर में, तब से लेकर के आज तक अप्रॉक्सीमेटली 2 साल का जो टाइम है वो चला गया है। मतलब क्या है, टाइम करेक्शन। अब जो वैल्यूएशन करेक्शन होती है वो दो ही चीज के ऊपर फैक्टर इन करती है। पहली चीज प्राइस करेक्शन, मतलब अगर जो हमारी कंपनी है अगर वो अच्छे रेवेन्यू नहीं कमा पा रही तो इस सिचुएशन में जो सेकंड चीज है वो हमारा आ जाएगा टाइम करेक्शन। मतलब जब तक अर्निंग ऊपर नहीं आती या फिर अर्निंग धीरे धीरे करके ऊपर आ रही है लेकिन जो प्राइस ऑलरेडी काफी ऊपर जा चुका है, इन दोनों को कैचअप नहीं करता, तब तक क्या होता है, टाइम करेक्शन चलता है। क्योंकि अर्निंग नहीं आ रही तेजी से, मतलब अब एक जगह पे मार्केट कंसोलिडेट करेगी। दूसरी चीज, अगर अर्निंग बिल्कुल ही नहीं आ रही तो एक क्रैश आता है, जो ये वाला जोन हो जाता है शॉर्ट टर्म के लिए, फिर मार्केट के अंदर एक रिकवरी आती है। अब हमारे पास यहां पे प्राइस करेक्शन भी है और टाइम करेक्शन भी है। मतलब 2 साल से ऑलमोस्ट जीरो के रिटर्न और इवन माइनस के रिटर्न अभी हम देख सकते हैं। दूसरी चीज, 2 साल हो गए हैं तो इस बीच में जो कंपनी की अर्निंग है थोड़ी बहुत ही बड़ी है लेकिन बड़ी है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वैल्यूएशन, मतलब ईपीएस ग्रोथ पता होगा आपको, अर्निंग पर शेयर, मतलब अगर एक कंपनी के रेवेन्यू बढ़ रहे हैं मतलब ईपीएस ग्रोथ हो रही है। पीई कंप्रेस हो जाता है अगर ईपीएस बढ़ जाता है। इतना क्लियर है कि भाई कंपनी के पैसे कमाने की जो एबिलिटी है वो बढ़ रही है। तो वैल्यूएशंस, मतलब उम्मीद जो थी उसके बराबर तो नहीं हुई लेकिन धीरे धीरे करके कैचअप कर रही है, और उसके बराबर नहीं हुई इसलिए कंपनी चली नहीं। ठीक है, इसको कहते हैं ईपीएस ग्रोथ, पीई कंप्रेशन। राइट, जब कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, उम्मीद बहुत अच्छी होती है, पीई एक्सपेंशन होता है, मतलब 10 रुपए की चीज बढ़ करके फ्यूचर ग्रोथ को अभी प्राइजन कर लेती है।
ठीक है, ये चीज होगी। अभी पीई कंप्रेशन वाला टाइम चल रहा था लास्ट 2 साल से। अब क्या हुआ, स्मॉल कैप के अंदर ये सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं। लास्ट 2 साल में हमने बहुत बार ये सब देखा हुआ है। अब इस समय पे सीन क्या है कि बाजार के अंदर जो पीई है, जिसको हम कहते हैं मीडियन पीई, मतलब एक टाइम के अंदर एवरेज पीई कितना रहा है, लास्ट 3 साल का मीडियन पीई है 28.7 और अभी है हमारा 27। ठीक है, अभी 3 साल के अंदर हम अंडर वैल्यूड हो चुके हैं मीडियन पीई पर्सपेक्टिव से। एक साल में 30 का पीई रहता है, हमारा 27 है। मतलब क्या है, हम एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड नहीं है, बट हम स्लाइटली अंडर वैल्यूड हो चुके हैं। अब ये हमें ये बताता है कि जो पैसा हमें मिलता है एवरेज, अगर मैं लास्ट 10 साल 5 साल का पीई उठा करके देखूं तो 5 साल में 28, मतलब एवरेज पीई हमारा 28 का रहता है, अभी 27 आ चुका है। तो एक डिस्काउंट हमें छोटा सा मिल रहा है। क्या हम बहुत ज्यादा चीप हो चुके हैं? नहीं, लेकिन आप बहुत ज्यादा चीप नहीं हो सकते, क्योंकि 2 साल से टाइम करेक्शन भी चल रहा है। अब क्या हो सकता है, यहां पे सिर्फ 2 चीजें हो सकती है। इसके बाद डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्ट कैसे करना है, क्योंकि अगर यही नहीं समझ पाओगे तो आधे से ज्यादा लोग अभी भी नहीं देख रहे होंगे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होगा। और अगर आप ये चीज नहीं समझते ना, आंख बंद करके इन्वेस्ट करते हो, तो भाई वैल्यूएशंस ही आपको मार देता है। हर इंसान वैल्यूएशन पे मरता है, क्योंकि आप 1 रुपए की चीज को 10 रुपए में खरीदोगे तो आप पक्का मरोगे ही मरोगे। ठीक है, अब क्या हो सकता है, अब हमारी जो इंटरेस्ट रेट है वो कट हो रहे हैं। दूसरा, हमारी डील हो चुकी है, ट्रेड डील अच्छी है बुरी है, जो है हमारी है, जैसे कहते हैं ना टेढ़ा है पर मेरा है। अब यही बात हो चुकी है, इससे स्मॉल कैप कंपनीज को फायदा होगा। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई एफआईआई जो आ रहा है उससे स्मॉल कैप इंडेक्स को फायदा होगा, नहीं। यहां पर आता है एक रिटेल इन्वेस्टर जो स्मॉल कैप में मेनली इन्वेस्ट करता है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है यहां पर जो वैल्यूएशंस हैं ये गिर चुके हैं। हमारी जो इकोनॉमी की सिचुएशन बनी हुई है इस समय पे, वो बनी हुई है कि अब ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंशन होना चाहिए। अगर इस सिचुएशन के अंदर कंपनी के रिजल्ट्स थोड़े से भी पॉजिटिव आ जाते हैं, मतलब सपोज करो कंपनी अभी 2 रुपए कमा रही है महीने के अंदर, अब वो 2.5 रुपए भी कमाने लग जाए, तो यहां पर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बन जाएगा। एनवायरमेंट ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुका है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपकी जीएसटी कट हो चुकी है। इस बार जो मैंने अपना इंश्योरेंस दिया, करीब 3 से 5 हजार रुपए का डिस्काउंट मुझे मिला है मेरे मेडिकल और टर्म इंश्योरेंस के ऊपर। तो भाई एक्चुअली काफी अच्छा डिस्काउंट आया है जीएसटी की वजह से। दूसरी चीज, टैक्स के अंदर रिबेट, तो ये चीजें भी इस बार धीरे धीरे करके प्राइस इन हो रही हैं। अगर आप ये सोच रहे थे कि भाई एकदम से जीएसटी कट होने का इंपैक्ट मिलेगा, नहीं, एकदम से नहीं मिलेगा। अब धीरे धीरे करके इकोनॉमी में चीजें बढ़ेंगी, अब धीरे धीरे करके कंजम्पशन पैटर्न चेंज होगा। ओवरनाइट कुछ नहीं होता, टाइम लगता है। जैसे अभी भी जो डील हुई है वो साइन नहीं हुई है ना, अब जब वो साइन होगी, इंप्लीमेंट होगी, उसका इंपैक्ट आने में टाइम लगेगा। लेकिन जिस दिन साइन हो जाएगी उस दिन चीजें ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी होती है। तो हम हमेशा वो चीज बाय करने की कोशिश करते हैं जिसकी उम्मीद अभी तक लोग कह रहे हैं कि नहीं हो सकता, और इसी वजह से वो सस्ती मिल रही है। एग्जाम्पल मुझे एक बहुत पसंद है कि अगर आपको रोड के किनारे की जमीन मिल रही है तो आप उसको खरीदना चाहोगे, बिल्कुल खरीदना चाहोगे, लेकिन उस समय पे आपको महंगी मिलेगी। अब उसी घर के अंदर किसी इंसान की तबीयत खराब हो जाए, वो बोले भाई ये घर जो कि 1 करोड़ का है मैं तेरे को 50 लाख में बेच दूंगा क्योंकि मुझे 50 लाख की जरूरत है। अब आप ये बोलोगे नहीं नहीं नहीं, अब मुझे 25 में बेच, तब मैं खरीदूंगा। तो वो बोलेगा भाई तू नहीं खरीदेगा, कोई और खरीद लेगा 50 लाख में। जो चीज आप 1 करोड़ में खरीदने के लिए तैयार थे, जब उस पर डिस्काउंट आ रहा है तब आप क्यों नहीं खरीद रहे? क्योंकि इसको कहते हैं फियर मॉन्गरिंग, है ना, कि भाई आपको अब डर लग गया, दुनिया अब आपको डरा रही है। लेकिन गेम यही पलटता है, एक अच्छा इन्वेस्टर यहीं पे अपना गेम खेलता है। देखो अब क्या हुआ कि यहां पर गिर रहा है, इकोनॉमी हमारे फेवर में है, डील्स हमारे फेवर में हो रही है, होती है नहीं होती नेक्स्ट चीज है, क्योंकि हम सोच यहां पे 2-3 साल के लिए रहे हैं। तो सिर्फ थोड़ा सा अगर हमारा रेवेन्यू अच्छा आ जाए तो इस सिचुएशन के अंदर जो हमारी ग्रोथ है ये काफी अच्छे तरीके से ऊपर उठ सकती है, और यहां से एक मेजर रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं सिर्फ 2 साल की बात करूं, ज्यादा की नहीं, सिर्फ 2 साल की बात करूं, तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट अगले 1 साल के अंदर हमें 12% के गेन्स मिलने चाहिए। कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन मीट हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है ना। तो इसी वजह से मेरा मानना यह है कि एटलीस्ट अगले 1 साल के अंदर, मतलब फरवरी 2027 तक 12% के रिटर्न्स हमें मिलने चाहिए। हम किस किस को बीट कर रहे हैं? हम बीट इन्फ्लेशन को भी कर रहे हैं इस केस के अंदर, हम बीट और भी बहुत सारी चीजों को कर रहे हैं, रिस्क को भी बीट कर दे रहे हैं। क्योंकि अब वर्स्ट के सिनेरियो क्या हो सकता है? वर्स्ट के सिनेरियो आपको 15% नीचे और 15% ऊपर के आसपास का हमें दिखा रहा है, मतलब 1:1 के आसपास का रेशियो बन रहा है, जो कि एक अच्छा रेशियो है अगर आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव
से सोचते हो तो, ठीक है। अब यहाँ पर इन्वेस्ट करने का क्या सही स्ट्रैटेजी हो सकती है, मैं अपनी बता रहा हूँ आपको, आपकी इच्छा है आप अपनी अलग अलग बताना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मेरी स्ट्रैटेजी क्या कहती है। मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा कहती है कि कभी भी ऊपर मत खरीदो, यहाँ पे कर दो प्रॉफिट बुकिंग। अब प्रॉफिट बुकिंग का क्या मतलब होता है, मेरा 12% तो बन गया, अब मैं क्या करूंगा, बेच दूंगा। कई बार लोग ये कहते हैं यार अभी तो आप कहते हैं बेच देते हैं, अभी आप कह देते हो खरीद लेते हैं। भाई सिर्फ ये कर करके लास्ट 1 साल के अंदर दबा करके ग्रोथ मिली है मुझे मेरे पोर्टफोलियो में। तो अगर आप समझते हो तो बढ़िया, नहीं समझते तो भी आपकी इच्छा है वो, ठीक है। अब यहां पर मैं कह रहा हूं यहां पे मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। अब बाजार अगर इसको तोड़ करके ऊपर चला जाए, भाई मैं दोबारा एंट्री कर लूंगा। आप ये समझो कोई भी चीज ऊपर जाती है तो ऊपर ही नहीं जाती, अब वो ऊपर जा रही है फिर नीचे आएगी, फिर कंसोलिडेट करेगी, फिर ऊपर जाएगी, जैसे यहां पे था। अब देखो लोगों ने क्या करा कि भाई जो चीज ऊपर जा रही है वो चीज ऊपर ही चली जाएगी, इसलिए लोग भर भर के खरीद लेते हैं। देखो यहां से यहां तक ऊपर गई, फिर यहां पे गिरी भी तो ना, फिर ऊपर गई, फिर गिरी। तो टाइम टू टाइम अगर हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, हाँ 20% टैक्स हमें देना पड़ेगा, लेकिन भाई अगर मैं पैसा कमा रहा हूं तो 20% देने में क्या तकलीफ है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, और मैं कुछ कर ही नहीं सकता इसके अलावा तो, है ना। या तो मैं बैठा रहूं कि भाई मैं बार बार प्रॉफिट देखूं फिर लॉस देखूं अपने पोर्टफोलियो में, फिर प्रॉफिट देखूं फिर लॉस देखूं, फिर प्रॉफिट देखूं फिर लॉस देखूं, क्योंकि खरीदते ही तो मार्केट गिर जाती है, आपके साथ भी होता होगा। लेकिन अगर मुझे प्रॉफिट दिख रहा है तो भाई मैं टाइम टू टाइम प्रॉफिट भी बुक करूंगा। तो सिंपल स्ट्रैटेजी ये कहती है मेरी कि भाई साहब अगर एक डिस्काउंट है, ठीक है, तो मैं यहां खरीदूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि ऑल टाइम हाई के आसपास बेच पाऊं। लोग कहते हैं टाइम नहीं कर सकते, अरे कर सकते हो, इतना तो आप कर ही सकते हो, ये बहुत बेसिक है टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको आती है तो। अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि क्या यहां से ये नीचे नहीं गिरेगा। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि अगर हम एक ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश करें तो यहां पर आप एक चीज देख सकते हो, ये लोअर हाई लोअर लोज बना रहा है इस समय पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अपर हाई अपर लो बना रहा है, तो ये नहीं है कि भाई अभी हमें कुछ बहुत एक्स्ट्रा नहीं मिल जाएगा। इसको अगर मैं सही करने की कोशिश करूं, बट ये टाइम थोड़ा सा ज्यादा ले लेगा। दिस इज अ प्रॉब्ली अ डिसेंट, बहुत अच्छा था नहीं, डिसेंट ट्रेंड लाइन। ये हमें क्या कह रही है, ये हमें कह रही है लोअर हाई और लोअर लो हमें बनाते हुए दिख रही है। अब इस सिचुएशन के अंदर क्या हो रहा है कि जो बाजार है हमारा वो यहाँ पर आकर के टच करता है, फिर नीचे जाता है, फिर टच करता है, फिर नीचे जाता है, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर टच करेगा और फिर यहाँ से ऐसे जा करके फिर नीचे आ जाएगा। अब हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे इसके अंदर, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, वर्स्ट के सिनेरियो 15% डाउन, ठीक है, 15% डाउन मान करके चलना। अगर आप ये सोचो यहाँ से तोड़ के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि भाई कल से ऊपर चला जाएगा, कल से ऊपर नहीं जाता मेरे भाई। और अगर आप ये सोचो कि कल से ऊपर चला जाएगा तो फिर आपने इन्वेस्ट कर लिया और स्टॉक मार्केट में आप आ गए। हर चीज़ आपको, इसी को कहते हैं लाइक हेजिंग, राइट। आप रिस्क मैनेजमेंट करते हो, बहुत मुश्किल टास्क है इसके लिए। लोगों को हज़ारों लाखों की सैलरी मिलती है, मैं आपको बहुत आसानी से समझा रहा हूँ, और ये ज़्यादातर लोग यही कर रहे होते हैं, ठीक है। हेजिंग क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या कहता है कि मेरे भाई यहाँ पर हम आकर के इन्वेस्ट करेंगे। अगर मैं इसका एक और ट्रेंड लाइन नीचे ड्रॉ कर लूँ, छोटा सा यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, इसको उठा करके यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, ये रहा हमारा ट्रेंड लाइन। अब मैं कहता हूँ ये लोअर हाई और लोअर लो ही बनाता रहता है हमारा, ठीक है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब एकदम बॉटम हम नहीं ढूंढ सकते, जिसको कहते हैं बॉटम फिशिंग, ये करना पॉसिबल नहीं है। ऑल टाइम हाई तो आप पकड़ सकते हो, क्योंकि ऑल टाइम हाई नहीं है, ये रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट पकड़ा जा सकता है और बॉटम नहीं पकड़ा जा सकता। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, सपोज करो मुझे 100 रुपये इन्वेस्ट करना है। अब 100 रुपये को मैं 4 भागों में डिवाइड करूंगा, 5 में कर सकता हूँ, 10 में कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, जब जब मेरा पैसा इस वाले जोन में आएगा तब ये भागों को मैं यहाँ इन्वेस्ट करूंगा। पहला इन्वेस्ट यहाँ जाएगा, दूसरा इन्वेस्ट यहाँ जाएगा, तीसरा इन्वेस्ट यहाँ जाएगा। अब भगवान की कृपा से यहाँ से ट्रेंड लाइन ऊपर चली जाती है तो भी मेरा पैसा धीरे धीरे करके यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। क्यों जाएगा ऐसे, आप ये समझो, मैं ऑल टाइम हाई से तो ऑलरेडी नीचे हूँ, वैल्यूएशन मेरी सस्ती हो चुकी है, तो चांसेस क्या है कि मेरे को 13% अप और 13% डाउन मिल सकता है, ठीक है। अब 13% डाउन के लिए मैंने इसको डिवाइड कर लिया है, और 13% अप के लिए क्या है कि जो पहली इंस्टॉलमेंट है ये तो जा चुकी है, तो 13% अप होगा तो पहली इंस्टॉलमेंट में तो हम गेंस बना सकते हैं। अगर मैं इसको 15 साल के लिए भी इन्वेस्ट करना चाहूँ ना, सिर्फ 15 साल में, अगर आप सिर्फ लास्ट 15 साल में भी ये करो, और ये करना आसान है, अगर आपको लग रहा है करना आसान नहीं है, करना एक्चुअली आसान है। देखो यहाँ से यहाँ तक जब रैली होती है तो आपको चुपचाप बैठना है, जो पैसा इन्वेस्ट किया वो आपके लिए ग्रो हो रहा है। अब जब रैली के बाद गिरावट आती है, अब गिरावट यहाँ तो नहीं डाल पाओगे आप, यहाँ हो सकता है यहाँ डाल दो बीच में, लेकिन फिर भी ऑल टाइम हाई पे डालने से तो बेटर है ना कि गिरावट आए, फिर बाजार ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा थोड़ा सा, फिर इन्वेस्ट करो, फिर बाजार ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा थोड़ा, फिर इन्वेस्ट करो, फिर बाजार ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा थोड़ा, फिर इन्वेस्ट करो। मतलब बाइंग ऑन डिप्स जो है ना, अगर आप सिंपली इसको इस तरीके से भी समझ लो कि बाइंग ऑन डिप्स जो है वो हमारे लिए बेस्ट चीज़ है। अगर आप बाय ऑन डिप नहीं कर रहे, सिर्फ आप खरीदते चले जा रहे हो ऊपर की साइड, तो एक रिस्क है। आप सिर्फ इतना करके एक अल्फा जनरेट कर सकते हो, और
एक फन फैक्ट बता दूं, ये ऑटोमेट होता है। ऐसा भी नहीं है कि आपको बैठना है स्क्रीन के सामने, ये ऑटोमेट होता है। उसमें क्या करना होता है, मुझे एग्जैक्टली उसका प्रोसेस याद नहीं आ रहा इस समय पे, लेकिन उसमें क्या होता है कि आप एक टारगेट लगाते हो कि भाई 5% मार्केट मेरी गिर जाए या ये वाला म्यूचुअल फंड गिर जाए तो मेरे पैसे हैं उसको उठा करके बाजार में इन्वेस्ट कर दो। इसको ऑटोमेट करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, अगर लोगों को मन करेगा तो बता देना, मैं बना दूंगा। मैंने इस चीज़ को ऑटोमेट करा हुआ है अपने लिए कि बाजार में जब 10% या उससे ज़्यादा की गिरावट है तब मैं इन्वेस्ट कर देता हूं अपना पैसा, जो कि लॉन्ग टर्म के अंदर भी ग्रो करता रहता है मेरे हिसाब से। सेम चीज अगर आप देखोगे तो मिड कैप के अंदर भी दिख रही है। मिड कैप एवरेज पी 33.1 का है आज की डेट में। अगर मैं हिस्टोरिकल देखूँ इसमें लास्ट 3 साल में, तो हिस्टोरिकल यहाँ पे 24 रहता है, फिर ये 40 के आसपास चला गया और फिर गिर गया यहाँ पे, ठीक है। सो जब जब पीई हमारा करीब 31 के आसपास आ जाता है तब तब एक अप मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। अभी कितना है 33, मतलब धीरे धीरे करके जो पीई है हमारा वो रीजनेबल हुआ है। एक साल के अंदर आप देखोगे तो ये धीरे धीरे करके अंडर वैल्यूड हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत और गिरावट यहाँ पर आ जाए बढ़िया है। अब मीडियम कैप में, मिड कैप के अंदर ये गिरावट क्यों नहीं है भाई, रिकवरी देख लो, रिकवरी ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है जो कि मैं पर्सनली अपनी लाइफ में यूज करता हूँ। अगर आप इन्वेस्टिंग, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो, अगर ये स्ट्रैटेजी यूज करते हो तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। ये पर्सनली मेरा ओपिनियन है, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। और जो आपको हमेशा कहते हुए मैं दिखता हूँ कि भाई अब ऑप्शन है, देखो जब अच्छी चीज़ सस्ते प्राइस में मिलेगी तभी आपको ऑप्शन मिलेगा। अब आप महंगी चीज़ महंगे प्राइस पे खरीदोगे तो ऑप्शन नहीं मिलेगा। आज से अगर आपसे मेरे से 2 महीने पहले पूछते कि भाई क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, अरे भाई मैं खुद मना कर रहा हूँ अपने चैनल के ऊपर, आपको 4 कमेंट नीचे मिल जाएंगे कि आप तो कल कह रहे थे मना कर रहे थे, आज आप कह रहे हो कि खरीदना चाहिए। वो 4 कमेंट उन्हीं के हैं जिन्होंने उस समय पे पूरी वीडियोस ही नहीं देखी। और आज भी मैं गारंटी दे रहा हूँ 50% से ज़्यादा लोग यहाँ तक पहुँचे ही नहीं होंगे। तो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि इतना देखना ज्यादातर लोगों के बस की बात है ही नहीं। मुझे कमेंट करके बताना अगर आप यहां तक पहुंच चुके हो, और कमेंट क्या करना है, आई एम अ स्मार्ट इन्वेस्टर, जो कि एक्चुअली आप हो। तो इससे पता चल रहा है कि आपने यहां तक देखा ही नहीं देखा। मैं जरूर इस कमेंट पे जरूर रिप्लाई करूंगा। मैं देखना चाहूंगा कितने लोग यहां तक देख पाए, क्योंकि मेरे एनालिटिक्स में तो दिखाते हैं कि भाई 50% भी नहीं पहुंच पाते यहां तक। और ऑब्वियस रीजन है, लोगों को 10 सेकंड की रील दिख रही है तो कहां वो इतनी बड़ी वीडियोस देख पाएंगे, और फिर लॉस होता है, फिर रोते रहते हैं। इट इज व्हाट इट इज। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Signing off.